हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में जानना अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। अगर जो बंदे कंप्लायंट नहीं होते हैं, टाइप 1 वाले, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस वाले, तो उनके अंदर एट द एंड कुछ सालों बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, और वो होती है क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारण। अब ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन भी होता है किसके लिए, हीमोडायलिसिस के लिए और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन भी यही होता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, जब कंप्लायंट नहीं होंगे टाइप 1 और टाइप 2 वाले, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में प्रोग्रेस कर जाएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी के थ्रू। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एटियोलॉजी क्या होती है, जैसे ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम से कंप्लायंट नहीं है, कितने टाइम हो गए डायबिटीज़ को। तो अगर टाइप 1 की बात करें अपन, तो ये हो जाता है 5 ईयर्स में प्रोग्रेस कर जाता है अगर बंदा कंप्लायंट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में मोर देन 20 ईयर्स में डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथिक चेंज स्टार्ट हो जाते हैं किडनी के अंदर। तो ये बात आती है एटियोलॉजी फैक्टर के लिए। अब अपन आते हैं कि अपन पता कैसे लगाएंगे, जैसे स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं। तो स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, अपना एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट जो कि होता है एल्ब्यूमिन इन यूरिन अपॉन यूरिनरी क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर ग्राम। तो अपने इससे पहले सवाल आता है कि अपन सीरम क्रिएटिनिन को क्यों नहीं यूज़ करते, ये किडनी डैमेज हो रही है तो सीरम क्रिएटिनिन को अपन क्यों नहीं यूज़ कर रहे एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। बिकॉज सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है कि लेटर स्टेजेस में अराइज करता है, जब 60 to 70% किडनी अपनी डैमेज हो चुकी है तब सीरम क्रिएटिनिन अराइज करना चालू करता है। तो अपने को इससे पहले पिक करना है तो अपन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर स्पॉट सैंपल में 30 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम अगर ये आ रहा है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेशियो, तो ये इंडिकेट करता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। और ये रिस्की है क्योंकि यहाँ से कार्डियोवेस्कुलर जो इवेंट्स हैं उनका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, मोर्टेलिटी का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स के थ्रू। तो ये अपन बोलते हैं इसको मॉडरेटली इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिनूरिया। तो ये स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं अपन। अब अपन आते हैं कि इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस कौन से देखने को मिलते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस में जो सबसे पहले होता है, ये आप देख रहे हो ग्लोमेरुलस है वो डिफ्यूजली आपको नज़र आ रहा है, स्क्लेरोसिस उसके अंदर। तो जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है वो होती है डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर, ये देख रहे हो आप हाईलीनियस मटेरियल इसके अंदर स्क्लेरोसिस ग्लोमेरुलस में। और जो सेकंड होती है वो होती है नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये आप देख रहे हो नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसका दूसरा नाम होता है किमल-स्टील चेंजेस, किमल-स्टील विल्सन चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। ये जो डिफ्यूज नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये जो दो मेन हिस्टोपैथ की फाइंडिंग है वो आपको याद रखनी है इसके अंदर। फिर अपन आते हैं कि इसके अंदर GFR कैसे प्रोग्रेस करती है। तो जो शुरू से पहले 5 ईयर में है तो GFR इसके अंदर इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, शुरू में ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होता है जब डिजीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। लेकिन जब डिजीज़ का प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है लेटर स्टेजेस में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाती है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिनूरिया, और यहाँ से फिर इरिवर्सिबल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के। अब अपन आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की ओर। तो ट्रीटमेंट पार्ट में अपना मेन होता है कि अपने को डायबिटीज़ की ड्रग्स जो देनी है, तो अगर EGFR 30 ml/min और 1.73 मीटर स्क्वायर से कम है तो यहाँ अपन मेटफॉर्मिन बंद कर देंगे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो है लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह वो आना चालू हो जाएंगे। यहाँ अपन जो ड्रग देंगे जो किडनी फेलियर में सेफ़ हो, जैसे ग्लिपिजाइड हो गई, लीनाग्लिप्टिन हो गई, L4 लीना, L4 लीवर, ये क्या करती हैं, ये लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं तो किडनी फेलियर में सेफ़ होती हैं। अपन अगर इंसुलिन देनी है तो वो अपना जो टोटल कैलकुलेटेड डोज है उसका अपन 80% ही देंगे, 80% हो कैलकुलेटेड डोज। और अपना मेन कंसर्न हाइपरटेंशन होता है, तो इसके अंदर जो हाइपरटेंशन होती है, GFR कम होती है तो क्या हो जाता है, एल्डोस्टेरोन रेनिन की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है उसके लिए अपन ACE इनहिबिटर देते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर ACE इनहिबिटर के साथ दिक्कत ये होती है कि ये हाइपरकैलेमिया करवाते हैं। अब हाइपरकैलेमिया अपन क्या करते हैं, साथ में जो ड्रग्स हैं हाइपरकैलेमिया को रोकते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो अपन ACE इनहिबिटर को रोक देंगे, और इस केस में अपन CCB स्टार्ट कर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ACE इनहिबिटर के साथ अपना टारगेट होता है कि अपन 130/80 mm Hg BP रखें, अगर वो टॉलरेट कर पा रहा है ACE इनहिबिटर को तो, वरना अपन 140/80 भी रख सकते हैं, लेकिन ये अपना एम होता है। तो ACE इनहिबिटर अपन कब बंद कर देंगे, जब हाइपरकैलेमिया ज़्यादा हो रहा है या फिर पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अपन CCB देंगे। और अगर ACE इनहिबिटर अपन दे रहे हैं पोटेशियम नॉर्मल लिमिट में है तो अपन ACE इनहिबिटर को चलने देंगे और इस टारगेट BP को अपन ध्यान में रखेंगे। लेकिन ACE इनहिबिटर देने के बाद भी अगर BP कंट्रोल में नहीं है तो अपन CCB ऐड कर देंगे, अगर एडिमा है तो अपन थायजाइड ऐड कर देंगे, तो ये अपन कॉम्बिनेशन चलने देंगे। लेकिन जब GFR क्या होती है 30 से कम हो जाती है तो उस केस में अपन थायजाइड यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल थायजाइड यूज़ नहीं करेंगे एडिमा को कम करने के लिए। अब अपन दूसरी डायबिटिक इसमें ऐड कर देंगे जो कि मेटाजोलोन होती है। और अब क्या होगा, ACE इनहिबिटर CCB से भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि हाइपरकैलेमिया बढ़ता जा रहा है, CCB अब एडिमा की तरफ आ जाएगा। तो अब अपन इनको भी रिमूव कर देंगे और अपन प्राजोसिन जो अल्फ़ा ब्लॉकर होता है उसको यूज़ में लेंगे। तो प्राजोसिन हो गया, अगर EGFR 20 से कम आती है तब अपन इसको यूज़ करते हैं, या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में जो कि 15 से कम या 20 से कम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में है तो अपन प्राजोसिन स्टार्ट करते हैं, ACE इनहिबिटर CCB को रोक देंगे। और जो EGFR 30 से कम है तब अपन मेटाजोलोन स्टार्ट करेंगे थायजाइड की जगह। तो ये अपना इसका ट्रीटमेंट पार्ट आ जाता है। सो अपन बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट इंडिकेशन कब हो जाएगा, जब EGFR 20 से कम हो जाएगी, 20 ml/min 1.73 मीटर स्क्वायर, तो अब ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट का इंडिकेशन हो जाता है। सो धन्यवाद सुनने के लिए।